वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए भैया, आज का आर्टिकल है, उसके रिगार्डिंग मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, LGBTQ कम्युनिटी। देखिए, हमारा समाज ऐसा है जहाँ पर कुछ चीज़ों को इलीगल माना जाता है, क्योंकि भारत है भी एक ऐसा देश जो सामाजिक तौर पे काफ़ी कंजर्वेटिव कह सकते हो आप सोच के हिसाब से। ठीक है, मतलब ज़्यादा खुली सोच नहीं है, और यहाँ के समाज के हिसाब से वो चीज़ें हमें सही भी लगती है। लेकिन हम एक कम्युनिटी के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका जो अस्तित्व है वो बहुत इलीगल माना जाता है भारत में, और कुछ ही सालों से अब इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हुई है। तो ये कम्युनिटी है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ऐसी कम्युनिटी जो एक मैन और एक वुमेन के रिलेशनशिप से अलग अगर कोई और रिलेशनशिप है, उसको उस कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, LGBTQ। लेस्बियन यानी एक लड़की का संबंध एक लड़की से, गे यानी एक लड़का का संबंध एक लड़के से, और इस तरीके से एक कम्युनिटी है। 2018 से पहले क्या होता था, अगर कोई पुरुष पुरुष के साथ या महिला महिला के साथ संबंध बनाते हुए पकड़े जाए तो उनको IPC के सेक्शन 377 के अंडर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती थी, यानी पनिशमेंट दी जा सकती थी। IPC मैंने आपको बता रखा है, इंडियन पिनल कोड, जो पुलिस धाराएं लगाती है, उसकी धारा 377 थी, जो इस कम्युनिटी के पर्सन को अगर वो रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए पकड़े गए तो उन्हें जेल में डाल सकते थे। ठीक है, तो इस सेक्शन को फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हटा दिया, ये कहते हुए कि ये सेक्शन इस कम्युनिटी के राइट्स का हनन करते हैं। जैसे कि अगर राइट टू चॉइस है जो एक, वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। तो राइट टू चॉइस का हनन हो रहा है इन पर्सन्स की, यानी वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स को। देखिए, 2018 में सेक्शन हटा दिया गया, अब उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा। उस समय पे आपने वीडियोस भी देखी होगी, लोग काफ़ी खुश हुए इस कम्युनिटी के। लेकिन अब भी इस समय पे अगर कोई सेम सेक्स की मैरिज करना चाहता है, यानी मैन मैन से, वुमेन वुमेन से, तो उसे हम बहुत गलत तरीके से देखते हैं। लेकिन देखिए, हमें उनकी भावनाएं भी देखनी चाहिए, उनके अंदर फीलिंग्स जैसी है वो वैसा करना चाह रहे हैं, तो वो इनकी राइट टू चॉइस के अंडर होना चाहिए, और समाज को इस पे ज़्यादा गौर नहीं देनी चाहिए, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन हमारा जो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम पर्सनल लाइफ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है, आदत होती है लोगों की दूसरों की लाइफ में झांकने की। तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहन करनी पड़ी है शुरू से ही। अब देखिए क्या बात चल रही है प्रेजेंट के टाइम पे। अब हमें पता लग गया है अगर ये रिलेशनशिप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग, IPC के अकॉर्डिंग हटा दिया गया ना IPC का ये सेक्शन, तो लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं कभी कभार इस कम्युनिटी के ऊपर हमला भी हो जाता है इस बात से। तो अभी बात चल रही है कि सेम सेक्स मैरिज को, इसके रिगार्डिंग कोई एक्ट लाना चाहिए, और इसके लिए एक पिटीशन आई है दिल्ली हाई कोर्ट में। पिटीशन क्या होती है, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके कोई रिक्वेस्ट कर सकता है पिटीशन के तौर पर, और ऐसे एक व्यक्ति ने करी है दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए इंडिया में। क्योंकि अब देखिए क्या हुआ है, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि ये मैटर इतना अर्जेंट नहीं है, इस समय पे कोविड-19 चल रहा है, तो इस मैटर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये इनके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन देखा जाए इस कम्युनिटी के लिए बहुत अर्जेंट है। तो अर्जेंसी भी एक इसके हिसाब से वो अर्जेंट नहीं है, इसके हिसाब से वो अर्जेंट है, तुलनात्मक है, इनके लिए है अर्जेंट नहीं है और इनके लिए अर्जेंट है। तो इस तरीके से हमें समझना होगा एक सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। देखिए, भारत में एक अटॉर्नी जनरल होता है, के वेणुगोपाल इस समय पे है। आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। ये क्या होता है, सरकारी वकील होता है, यानी सरकार को कहीं पे रिप्रेजेंट करना हो अगर कोर्ट के अंदर, तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है। अब पूरे भारत का एक अटॉर्नी जनरल है,
तो हर जगह पर तो सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक व्यक्ति नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी आगे इसका एक सहायक होता है, उसको ही कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो वो कौन है इस समय पे? तुषार मेहता। तो एक किस्म से तुषार मेहता सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करने गया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि इस केस को अभी पोस्टपोन कर दो, क्योंकि कानून आखिरकार बनाना किसको है? सरकार को बनाना है। तो सरकार ने ये वकील भेज दिया कि भाई ये अर्जेंट नहीं है। अब चलिए हम कुछ और बातें समझते हैं कि क्या सेम सेक्स मैरिज सब कंट्रीज़ में लीगल नहीं है? देखिए लीगल है, ये मैरिज लीगल है 29 कंट्रीज़ के अंदर, यानी 29 कंट्रीज़ में एक मैन मैन से मैरी कर सकता है, वुमेन वुमेन से, और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा, बल्कि उनको प्रोटेक्शन भी है लॉ की। एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी रिसेंट कंट्रीज़ है जहाँ पे ये लीगलाइज हुआ है। ऐसे ही यूएसए में 2015 में ये लीगलाइज किया गया, यानी सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अब तक कोई सेम सेक्स के लिए कानून नहीं आया है, या जो प्रीवियस भारत के कानून हैं मैरिज करने के, उनके अंदर भी कहीं पे इसका उल्लेख नहीं है, कहीं पे इसका मेंशन नहीं किया गया है। तो वही बात हो रही है, मैरिज जो इंडिया में है वो कुछ कानूनों के अधीन हो सकते हैं, कुछ कानून हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मैरिज कर सकते हैं भारत में। हर एक धर्म ने अपने कुछ कानून बना रखे और उनको ही कहते हैं पर्सनल लॉज। तो ऐसे ही हिंदू के लिए है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1955 में पार्लियामेंट ने बनाया हिंदू मैरिज एक्ट। इसी तरीके से इंडियन क्रिश्चियन एक्ट 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी अगर मुस्लिम व्यक्ति अब शादी करना चाहता है, कबूल करना चाहता है निकाह, तो वो उसके लिए भी एक कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, 1937। और इसी तरीके से एक कानून है जो सभी धर्मों से ऊपर उठकर है, वो कौन सा है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, ये किसी धर्म पे बेस्ड नहीं है। ये कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति, ठीक है, किसी भी धर्म के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो शादी कर सकते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर आके अपने आप को रजिस्टर करा ले। अगर कोई हिंदू और मुस्लिम शादी करना चाहता है तो ये एक्ट उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है भाई। हिंदू मैरिज एक्ट में आप हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं करा सकते, ना मुस्लिम मैरिज एक्ट में करा सकते आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं करा सकते। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसा है जिसमें आप एक हिंदू और एक मुस्लिम आपस में शादी कर सकता है और कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ फेथ एंड रिलीजन यहाँ पे शादी करना अलाउड है। लेकिन इन कहीं कानूनों में कहीं भी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बात नहीं हुई है, और वो बात अब थोड़ी हाईलाइट 2018 के बाद इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा इस कम्युनिटी के ऊपर। और इस तरीके से 2019 में मद्रास हाई कोर्ट है ना, जो उसकी एक बेंच है मदुराई में, चेन्नई में, चेन्नई कह रहा हूँ, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है मदुराई। तो मदुराई बेंच है जो मद्रास हाई कोर्ट की, उसने कहा था 2019 में कि मैन वेड्स ट्रांस वुमेन इज़ ओके, लीगल है, मेरे हिसाब से सही है, इस हाई कोर्ट ने कहा था। अब मैन तो आप समझ गए, पुरुष। ट्रांस वुमेन क्या होते हैं? जो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आएंगे कि एक पुरुष, एक पहले पुरुष था कोई और बाद में वो क्या बन गया? वुमेन। यानी उसके अंदर फीलिंग ऐसी थी कि वो एक महिला है, जन्मा वो एक आदमी के तरह था, लेकिन उसके अंदर फीलिंग थी कि वो एक महिला है। तो बाद में उसने अपना जेंडर चेंज कराया और ये एक आदमी उस महिला से शादी करना चाहता था जो कन्वर्ट हो गया था। तो इन्होंने केस ले गए कहाँ पर? ये इस हाई कोर्ट में, और इसने वैलिड कहा कि ये वैलिड है, ये मैरिज वैलिड है। और उसने, हाई कोर्ट ने, ये मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर कर ली। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के अंदर पहली मैरिज जो रजिस्टर करी गई थी वो ये थी, और इस तरफ सरकार का, हाई कोर्ट ने अपना पैर बढ़ा दिया है। लेकिन अब बारी है सरकार की, क्योंकि कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाती है। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। ऐसी 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोसाइटी हैज़ नो रोल टू प्ले इन डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ पार्टनर, कि हमारे समाज का कोई रोल नहीं रहना चाहिए कि एक बंदा किस बंदे को सिलेक्ट करता है, मतलब कोई किससे शादी करना चाहता है, अपना पार्टनर किसे चुनना चाहता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, इस कम्युनिटी के व्यक्तियों की कुछ फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। वो कौन से? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, पूरे समाज में
सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इस कम्युनिटी के साथ इक्वालिटी नहीं थी क्योंकि इसके साथ भेदभाव हुआ है शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का हनन था इन व्यक्तियों का। आर्टिकल 15 होता है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स। तो कहीं ना कहीं नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन सेक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेक्स के बेस्ड पे, यानी कोई आदमी है या कोई औरत है उसके बेस्ड में यहाँ पर क्या हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, भेदभाव हो रहा था कि अगर आप पुरुष पुरुष से शादी करना चाहते हैं तो वहाँ अलाउड नहीं था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन थी, इनका आर्टिकल 15 का हनन हुआ था। और आर्टिकल 21 मैंने आपको बताया ही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है, और उसके अंडर ही आता है राइट टू चॉइस, कि मेरी चॉइस क्या है। तो उसका कहीं ना कहीं राइट टू चॉइस का भी हनन था इस, जब तक सेक्शन 377 लागू था। अब बात अगली करता हूँ मैं कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है। साउथ एरिया है जो इंडिया का, भारत का जो साउथ एरिया है, यहाँ पर द्रविडियन मूवमेंट चला है एक, यहाँ के लोगों को द्रविडियन कहते हैं। तो वहाँ पे एक मूवमेंट चला है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है आपको हवन कुंड रखना पड़ेगा, आपको आग जलानी पड़ेगी और उसके चारों तरफ फेरे लेना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा है साउथ के लोगों ने कि बस आप एक दूसरे को मंगलसूत्र पहनाओ, ठीक है, फूल एक दूसरे को दो और आप एक किस्म से विवाहित हो जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा करते हुए इस मैरिज को भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर रजिस्टर कराया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो वाली सोच ख़त्म कर दी एक किस्म से कि धर्म के अंदर शादी तभी होएगी अगर अग्नि जलेगी और आप 7 फेरे लोगे। तो कहीं ना कहीं ये पहला स्टेप लिया है साउथ के लोगों ने। तो इसी तरीके से सरकार को अगला स्टेप लेना चाहिए कि जैसे इस तरीके की मैरिज वैलिड हो सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो इसी तरीके से सेम सेक्स मैरिज के लिए भी एक कानून लाया जाए, या फिर इन कानूनों के अंदर इसको डाल दिया जाए कि अगर कोई सेम सेक्स मैरिज कर रहा है, अगर उनके खिलाफ कोई कुछ भेदभाव कर रहा है, कोई उनको मार रहा है या उनके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, तो उसको इलीगल माना जाएगा। तो यही बातें थी जो हमने कवर करने की कोशिश की इस लेक्चर में। यहाँ पर हमने पॉलिटी के ये 2 पॉइंट भी देख लिए, और ये सारा हमने LGBTQ कम्युनिटी के बारे में भी। तो अगर आपको ये पसंद हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं उस हिसाब से वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।